मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आज के जो हमारे जो डिग्निटरीज हैं उसमें श्री जो कमेटी के चेयरमैन कहाँ हैं, सेठिया जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री टीकम चंद सेठिया जी को, जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं, कि मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय पूर्व अध्यक्ष श्री बीके लाहौटी जी भी हैं, जिनके कार्यकाल में हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, देखे हैं यहाँ पे। मैं उनको स्वागत साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करता हूँ श्री अतुल कनौडिया जी का, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं। कृपया वो आए हैं मंच यहाँ, तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो आज के सबसे अच्छे योग वक्ता हैं हमारे श्री नचिकेता जी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पे आएँ और स्थान ग्रहण करें। अब मैं सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी को कि मंच पर आएँ और स्थान ग्रहण करें। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वह दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आए, दीप प्रज्वलित करें। अब मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री अतुल कनौडिया से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। हमारे बीच में संजय गर्ग जी हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो आकर डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी का सम्मान करें। अपने मर्चेंट चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री बीके लाहौटी जी से कि आज के कार्यक्रम को पे वो हमारे अतिथियों का और कार्यक्रम का वेलकम करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी, ट्रेड कमेटी के एडवाइजर श्री विजय पंडित जी, चेयरमैन श्री टीकम चंद सेठिया जी एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे मर्चेंट चैम्बर के
सभी सदस्य बंधु एवं अन्य लोगों का मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूँ तो मर्चेंट चैम्बर की स्थापना सन 1932 में उद्योग एवं व्यापार की प्रगति एवं उसकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वर्गीय लाला कमलापत जी सिंघानिया द्वारा की गई थी और वो अपने इस उद्देश्य में काफ़ी सफल भी हुए और उसी का परिणाम था कि कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में भारतवर्ष में अपना स्थान बना पाया। और अभी भी तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी कानपुर का उद्योग अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि ये डेड सिटी है। यहाँ के उद्योगपति इतने सक्षम और इतने उत्साह वाले हैं कि वो नए नए उद्योगों की स्थापना भी उन्होंने की और उसका प्रतिफल है कि अभी भी हम लोग अपना एक उद्योग और व्यापार में अपना एक स्थान रखते हैं। मर्चेंट चैम्बर ने इसके अलावा भी समाज के उत्थान के लिए कई जिम्मेदारियां निभाने का अपना निर्णय किया और उसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक लाइफ स्टाइल एवं हेल्थ कमेटी का गठन किया एवं नगर में लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में काफ़ी जागरूकता देने के लिए समय समय पर आयोजन किए जाते रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस के बारे में भी कई गोष्ठियां की एवं अन्य कई इस तरह के जियोपॉलिटिकल जो माहौल है इस देश में उसके बारे में भी कुछ वक्ताओं को बुलाकर और समाज को उसके बारे में अवगत कराने के हेतु भी काम किया। इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम लोग अपने देश को किसी भी हालत में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और जो उसका विश्व गुरु बनने का एक सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं। रहा सवाल जो आज का विषय है संयुक्त परिवार, हम लोगों के दिमाग में इसकी परिकल्पना भारत में सबसे अधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक संयुक्त परिवार की परिकल्पना भारत में है और उसको आज ही नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और हमारी सरकार, देश की सरकारों ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए तमाम रास्ते और तमाम सहूलियतें हम लोगों को दी जिससे कि लोग संयुक्त परिवार में रहें और अपने परिवार को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाएं। इसी संदर्भ में आज एक यह गोष्ठी आयोजित की गई है और इसमें आपको हमारे वक्ताओं के उद्गार सुनने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे लाहौटी जी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में अवध बिहारी मिश्रा जी हैं। कोई विषय जब होता है तो उसका प्रवर्तन भी होता है। मैं अनुरोध करूंगा अवध जी से कि वो आकर के आज के विषय पर अपने उद्गार व्यक्त करें। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की ट्रेड कमेटी के द्वारा संयुक्त परिवार एवं पारिवारिक उद्यम या पारंपरिक उद्यम इस विषय को लेकर आज जो यह गोष्ठी आयोजित है, इस गोष्ठी के मुख्य अतिथिद्वय आईआईटी कानपुर में लंबे समय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और पूरी दुनिया में हिंदू संयुक्त परिवार कहें या हिंदू मंदिर ऑर्गेनाइजेशन कहें या भारतीय शिक्षा नीति या हिंदू एजुकेशन बोर्ड, उसके नाते अपनी भूमिका, अपना योगदान देने वाले आदरणीय नचिकेता तिवारी जी, साहित्य के क्षेत्र में एक विद्वान के नाते, एक योग्य मार्गदर्शक के नाते जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी, आदरणीय अध्यक्ष लाहौटी जी, पांडे जी, सेठिया जी, उपस्थित मूर्धन्य विद्वज्जन बंधु भगिनी। संयुक्त परिवार
संयुक्त परिवार की वर्तमान स्थिति कितनी भयावह है इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इस विषय पर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वास्तविक स्थिति क्या थी उसका भी विचार करने की आवश्यकता है। हम सृष्टि के प्रारंभ से धरती पर विद्यमान दुनिया के सबसे प्राचीनतम संस्कृत सभ्यता परंपरा मूल्य सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हम वो हैं जिनके पूर्वजों ने यह घोषणा की कि अयम निजम परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह संपूर्ण वसुधा 2 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का यह परिवार हमारी कल्पना में केवल नहीं था, हमारे लिए तो सारी वसुधा, जहाँ भिन्न भिन्न मत मतांतर पंथ संप्रदायों के लोग रहते होंगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलियों के, खान पान पहनावे के लोग रहते होंगे, उन सबको अपना परिवार मानकर हमने वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की। और जब घोषणा की तो केवल घोषणा तक सीमित रहने का काम पॉलिटिकल लोग तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर्वभूत हिते रतः स हिंदू, जो सबके कल्याण में रत रहता हो, वो हमारी परिभाषा भी कर दी उन्होंने। पूछते हैं लोग कि आप हिंदू हैं, हिंदू माने क्या? तो एक संक्षिप्त परिभाषा उसकी इतनी है कि सर्वभूत हिते रतः स हिंदू। तो इस व्याख्या के साथ उन्होंने घोषणा की कि सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम अपने लड़के को, अपने भाई को, अपने परिवार के सदस्यों को कार्य में, व्यापार में, शिक्षा में, समाज में आगे बढ़ाएंगे, पारिवारिक परंपरा के अंतर्गत प्रधान से लेकर के और राष्ट्रपति तक बनाएंगे। यह सोच नहीं थी, सारी विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प व्यक्त किया और कहा क्लमंतो विश्वमार्यम। तो वहां से हमारे संयुक्त परिवार का कल्पना और उसके लिए जीवन जीने का जो सोच रही, उसका परिणाम क्या था कि हम हजारों हजार साल पहले की बात अगर ना भी करें तो ईसा की जन्म से प्राप्त इस ईसवी सन के पहले दिन से लेकर के 15वीं शताब्दी तक संपूर्ण दुनिया की जीडीपी में, जिसका व्यापारियों से विशेष संबंध है, 33 से 49% योगदान था। हजारों वर्ष तक लगातार संघर्ष में, लुटने पिटने के बाद, संघर्षरत रहने के बाद भी 1750 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान सैमुअल हंटिंगटन एक पुस्तक लिखता है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उस पुस्तक में वो लिखता है कि दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 24.5%, जबकि संपूर्ण यूरोप का, जिसके अंदर कितने देश हैं बताने की आवश्यकता नहीं, उसका योगदान 18.2%, और संपूर्ण रूस आज तो कई खंडों में विभाजित हो चुका है, जब यूएसएसआर था उसका योगदान 5%, माने संपूर्ण रूस और संपूर्ण यूरोप को मिलाकर के 23.2%, और अकेले भारत का योगदान 24.5% था 1750 में। 18वीं सदी के अंत तक दुनिया में सबसे समृद्धवान देश कौन था? तो बिना विचार के एक ही नाम है, वो भारत था। दुनिया की हजारों विश्वविद्यालयों में, जो बड़े बड़े सुनाम धन्य आज हम चर्चा कर सकते हैं, जहां आज भारत का 100-200 की क्रम में भी नाम नहीं आता, लेकिन एक समय था कि जब पहले से 10वें तक, 10वें से 100वें तक, 100वें से 200वें तक जिस किसी भी विश्वविद्यालय की चर्चा होगी तो केवल 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 और वो भारत में ही था। प्रत्येक 400 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 400 की आबादी पर प्राथमिक चिकित्सालय था। सब दृष्टियों से हम अर्थ की दृष्टि से भी, चरित्र और नैतिकता और सदाचार की दृष्टि से भी, ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म की दृष्टि से भी संपूर्ण दुनिया को मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य रखते थे, जब कुटुंब परिवार की व्यवस्था के आधार पर हमारा जीवन चलता था। क्योंकि हमको तो केवल विषय परिवर्तन करना है, विद्वान लोगों के द्वारा विषय का विस्तार होगा। अब पारंपरिक उद्यम की बात है, उद्योग की बात है, पारिवारिक उद्योग की बात है, तो पारिवारिक उद्योग का एक्सीलेंस किस सीमा तक था, कुछ बहुत संक्षिप्त उदाहरणों से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो आज वर्तमान में प्रगति हुई है, वो एक लंबा विषय है उसकी चर्चा करने का, लेकिन एक प्लास्टिक सर्जरी के नाम से हम सब परिचित हैं। बहुत पुरानी विधा शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में चर्चित नहीं है, चिकित्सा विज्ञान में, लेकिन हम जब अपनी परंपरा का अध्ययन करते हैं तो वही पारंपरिक कुटीर उद्योग कहें, पारंपरिक उद्योग कहें, जिसमें कुम्हार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, आदि आदि प्रकार के जो परंपरा से काम करने वाले लोग थे। एक इतिहास में वर्णन आता है कि मोहम्मद जिहादी टीपू का मराठों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में तमाम सैनिकों की जब युद्ध होता था, तलवार भाला बल्लम चलते थे, किसी की नाक कट गई, किसी का कान कट गया, तो कुछ सैनिक घायल हुए, गाड़ीवान घायल हुआ,
उनका उपचार प्लास्टिक थेरेपी के द्वारा उनकी कटी हुई नाक को दोबारा स्थापित करने का काम एक कुम्हार के द्वारा किया गया। उसके उस वर्णन के आधार पर उस बाद में प्लास्टिक सर्जरी का दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ। कहने का अर्थ यह है कि वो जो कुम्हार था, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, घड़ा सुराही और कुल्हड़ और ढक्कन बनाता था, वो परंपरा से कहीं किसी चिकित्सालय में किसी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बनकर नहीं गया था, लेकिन वो कुम्हारी का काम करते करते जिसे बड़े प्रेम के साथ थाप दे दे करके वो चिकने सुंदर बर्तन बनाता था, उसी सुंदरता के साथ वो युद्ध में घायल सैनिकों के नाक, कान और हाथ जोड़ने का काम भी इस प्रकार से करता था कि उसका कोई चिन्ह नहीं बचता था, जिसको प्लास्टिक सर्जरी के रूप में आज हम जानते हैं। हम एक्सीलेंस की बात अगर धातु के क्षेत्र में करें तो दिल्ली की कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ खड़ा है, जिसको गरुड़ स्तंभ भी हम कहते हैं। 4वीं शताब्दी में, आज से 1600 से अधिक वर्ष पूर्व वो स्तंभ मथुरा में बना। मथुरा से 10,050 में वो दिल्ली पहुंचा और आज भी खुले मैदान में आंधी तूफान वर्षा के बीच में खड़ा है। हम बड़ी से बड़ी महंगी, आप तमाम सक्षम सामर्थ्यवान लोग हैं, बड़ी सी महंगी एसएस की स्टील खरीद के लाते हैं। वो दुकानदार हमको बताता है कि बाबूजी ले जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर ले जाइए, 10, 20, 50 साल कभी इसमें जंग नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और सबका अनुभव होगा कि 2, 4, 5, 7 साल के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे पूर्वज कितनी सुंदर स्टील, कितनी उन्नत स्टील, कार्बन, मैक्सिमम कार्बन युक्त स्टील बनाना जानते थे कि 1600 से अधिक वर्षों से वो खुली धूप आसमान के अंदर खड़ा है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का विषय इस विषय से अलग हो जाएगा, लेकिन 6096 किलो का वो लौह स्तंभ, जिसको 30-30, 40-40 किलो के लोहे के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, और वो आज भी खड़ा है। आप जाकर उसको आप खुली आंखों से देखिए, चाहे दूरबीन लगा के देखिए, ना उसमें कहीं जंग दिखाई देती है, ना कहीं जोड़ दिखाई देता है। तो हम इतनी उन्नत किस्म का लोहा बनाना जानते थे, इस्पात बनाना जानते थे, और उसको कैसे टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके एक बड़ी वास्तु निर्माण की जाए और उसमें भी कोई जोड़, कोई खरोश न दिखाई दे, ये हमारे पूर्वजों का एक्सीलेंस था। हमारे पूर्वजों के बनाए हुए बर्तन जो 2500-3000 वर्ष पूर्व के जवर के क्षेत्र में खुदाई में प्राप्त हुए, उन बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में जस्ते की मात्रा 34% से अधिक है। आज का विज्ञान चंद्रमा से लेकर के और मंगल तक कहां कहां पहुंच गया है, लेकिन आज के वैज्ञानिक भी तमाम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तमाम साधनों के बाद भी पीतल में 28% से अधिक जस्ता मिलाने में सक्षम नहीं है। केवल 10% जस्ता मिला दिया जाए तो पीतल सोने जैसा चमकने लगता है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके भी 28% से अधिक जस्ता पीतल में मिला नहीं पाते। और हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, उनमें 34% जस्ता था। अगर हम कपड़े की बात करें, हमारे कई कपड़ा व्यापारी बैठे हैं सामने, तो आज कपड़ा बनता है, बड़ी बड़ी कपड़ा मिले हैं, एक एक मशीन जिसमें कई कई करोड़ की लगी होगी, पूरा प्लांट तो अरबों रुपए का भी होगा। आज जो कपड़ा बनता है, वो जो फाइनेस्ट क्लॉथ है, वो 650 काउंट से ज्यादा महीन नहीं बन पाता। और हमारे पूर्वज जो कपड़ा बनाते थे वो 2425 काउंट का था। आपने तमाम घटनाएं सुनी होंगी कि पर्सिया का एक राजदूत यहां से भारत से लौट के गया, उसने अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट किया। जब छोटा सा नारियल दिया तो उसके जो तमाम दरबार में बैठे लोग थे, उनको लगा अब तो इसकी गर्दन कलम हो जाएगी कि ये सुल्तान को एक नारियल भेंट कर रहा है। लेकिन जब वो नारियल खोला गया तो उसमें 29.5 गज कपड़ा था, अंगूठी से पूरा थान निकल जाना और तमाम सारी बातें, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। तो इतना फाइन कपड़ा हम बनाते थे। तब हमारे यहां केरल में धातु दर्पण बनता था। धातु माने मेटल को घिस घिस करके इस प्रकार से वो निर्मित करते थे कि जो एक दर्पण के रूप में काम करता था, जो आज के लोगों के लिए वो बिना मशीन के बनाना संभव नहीं है। अजंता में, औरंगाबाद जाना हम में से काफी लोगों का हुआ होगा। अजंता की जो गुफाएं थी, वो इस्लामिक जिहादियों के आक्रमण से बचाने के लिए उनको मिट्टी से ढक दिया गया। पूरी गुफाओं को ढक करके एक मिट्टी का पर्वत बना दिया गया कि किसी को दिखेंगे नहीं तो ये सुरक्षित बनी रहेंगी। लगभग 1000 वर्षों तक मिट्टी के अंदर दबे रहने के बाद, आप कल्पना करिए, जो मिट्टी से ढका उसमें पानी भी पड़ रहा है, बरसात भी हो रही, सब चीजें। 1918 में पुनः उनको उत्खनन करके बाहर निकाला गया। तो हजारों वर्ष पूर्व जो पेंट किया गया था, वो पेंट ऐसा वैसा का वैसा ही बना रहा, वैसी चमक, वैसी धार, वैसी बनी रही। हम लोग बड़े महंगा महंगा पेंट लाते हैं, तमाम विज्ञापन देख करके कि ऐसा पेंट कराइए, ये पेंट लाइए, हजारों हजार रुपए खर्च करते हैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद दोबारा कराना पड़ता है।
वो हजारों वर्ष मिट्टी में दबे रहने के बाद वो जब अजंता की गुफाओं का उत्खनन किया गया तो जहां कहीं कुछ टूट फूट हो गई थी उसको रिपेयर करके अगर उसको पेंट करने की बात की गई तो आधुनिक युग के तमाम प्लास्टिक पेंट टेक्नोलॉजी में बीटेक एमटेक और पीएचडी करने वाले लोग वैसा पेंट बना नहीं पाए। अगर विजयनगर साम्राज्य के अंदर हम विट्ठल मंदिर में गए होंगे तो हमने देखा हमारे वास्तुकार शिल्पी जिन्होंने पूरे देश के अंदर न जाने कितने शिल्प के अद्भुत नमूने खड़े कर दिए। एक केवल उदाहरण के रूप में उस विट्ठल मंदिर में जाइए, आप उसके प्रथम स्तंभ में पत्थर का बना हुआ खंभा है, सारे खंभे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पहले खंभे पर नाक करिए तो सा की ध्वनि निकलती है, दूसरे पर रा की, और ऐसे क्रमशः जाइए तो सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद जाइए तो अगले खंभे में किसी में तबले की ध्वनि निकलेगी, किसी वीणा की ध्वनि निकलेगी, किसी में हारमोनियम की ध्वनि निकलेगी। अरे वास्तु के निर्माण की अकल्पनीय अद्भुत ज्ञान जिनके अंदर था वो हमारे पूर्वज थे। वही पारंपरिक जो उद्यम है, अभी संयोग से कुछ माह पूर्व सोमपुरा परिवार की 8वीं पीढ़ी से एक जगह मिलने का अवसर मिला। सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर देश के तमाम प्राचीनतम मंदिरों की वास्तु का निर्माण करने में, ड्राइंग बनाने में जिनकी भूमिका है, वो पारंपरिक परंपरा से 8वीं पीढ़ी के लोग आज भी, उसके पहले के भी होंगे, वो करते चले आ रहे हैं। नौका शास्त्र, आज तो तमाम प्रकार के बड़े बड़े समुद्री विमान से लेकर के वायुयान हैं, लेकिन एक समय बहुत सारा व्यापार हमारा नौका के माध्यम से होता था। वास्को डी गामा भारत आया, बहुत चर्चा होती है, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत या भारत आने का मार्ग नहीं खोजा। वो एक गुजरात के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे चलता हुआ भारत देखने के लिए आया, ये उसने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है, लेकिन हम पढ़ाते हैं यही कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो वो वास्को डी गामा ने देखा कि हमारे यूरोप का था, उसको लगता था कि हम ही बहुत श्रेष्ठ हैं। जब उसने देखा कि समुद्र में उसके नौका से 4-5 गुना बड़े आकार की नौका खड़ी है, तो उस आश्चर्य को समझने के लिए वो उससे मिलने के लिए आया और फिर भारत आया। वर्णन मिलता है कि भारत में जो नौकाएं बनती थी 50-50, 60-60, 70-70 वर्षों तक उनमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि दुनिया में बनने वाली नौकाएं आकार में भी उतनी बड़ी नहीं थी और 10 साल 12 साल में वो रिपेयर होने की स्थिति में आ जाती थी, इनको रिपेयर करना पड़ता। भारत की नौकाएं मेटल फ्री होती थी। समुद्र में नौका जा रही, बड़ी बड़ी नदियों में जा रही है, तमाम मेटेलिक और मेटल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में आ जाने से दुर्घटनाएं होती थी। भारत की नौकाएं ऐसी बनती थीं कि जिनमें इस प्रकार की दिक्कतें नहीं थी। तो ऐसे तमाम विषयों को हम विचार कर सकते हैं कि जिनमें हमारी पारंपरिक उद्यम की जो एक्सीलेंस थी वो इस पराकाष्ठा तक थी, जहां पर आज तमाम मशीन, तमाम प्रकार की तकनीकी होने के बाद भी हम पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। तो अगर आज के समय हम इस विषय को लेकर गंभीरता से विचार करते हैं और केवल एक गोष्ठी में घंटा 2 घंटा समय बिताने से ही काम नहीं चलेगा, अगर इसको जीने का प्रयास करते हैं तो परिवार अगर संयुक्त होगा तो उसकी ताकत का अनुभव प्राचीन गौरव के आधार पर हम कर सकते हैं। पारंपरिक उद्यम अगर व्यवस्थित होंगे, विकसित होंगे, तो उनके आधार पर भी हम पूरी दुनिया को अपनी उद्यमशीलता से और अपने उद्योग से मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ सकते हैं। अब अंत में एक अंतिम बात जो इस विषय से थोड़ा सा अलग होगी लेकिन आवश्यक है। 2019 में पूरी दुनिया के सामने एक महामारी के रूप में संकट खड़ा हुआ। उस संकट का प्रदाता चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया को उसने एक महामारी के जंजाल में लपेट दिया। सब जगह पर बड़े मात्रा में जनधन की हानि हुई, एक अफरा तफरी की स्थिति रही। लेकिन हम भारत का उस संदर्भ में अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो भारत में जनहानि भी कम हुई और उतनी जो आपाधापी की स्थिति है वो भी नियंत्रित रही। और उससे जो बड़ा काम हमने किया, जो ये संयुक्त परिवार और वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि पूरी दुनिया को उस कोरोना महामारी से बचने का रास्ता भी हमने दिखाया और उनकी वैक्सीन उन तक पहुंचाकर सैकड़ों देशों में करोड़ों की संख्या में वैक्सीन पहुंचाकर उनका जीवन बचाने का भी काम किया। ये हमारा स्वभाव है। और उसी प्रकार की स्थिति आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वारा दुनिया के सामने उपस्थित की गई, ट्रंप का टैरिफ वार। आप सब आत्मनिर्भर बने,
स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी का क्रय करें, स्वदेशी का ही विक्रय करें और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प के साथ खड़े हों। कुछ झंझट, कुछ झंझावात आएंगे, कुछ हिलने डुलने की स्थिति बनेगी, लेकिन भारत ही इस ट्रंप के ट्रेड वार से भी दुनिया को निकालेगा और भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनकर, एक अर्थ शक्ति बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। और अंतिम बात कि भारत जब शक्तिशाली होगा तब ही दुनिया में शांति, सौहार्द और सहअस्तित्व का वातावरण बनेगा। क्योंकि हम गीता के उपासक हैं, हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया में सबको जीने का, सबको सुखपूर्वक रहने का अधिकार है और उस अधिकार का पालन तभी हो पाएगा जब हम शक्तिशाली होंगे। क्योंकि इतिहास में, हजारों नहीं करोड़ों वर्षों के इतिहास में हिंदू ने कभी किसी के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न नहीं किया, एक भी उदाहरण नहीं है। और हम अगर कमजोर होंगे तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर आक्रमणकारी होगी। तो हम अपनी ताकत के आधार पर पूरी दुनिया को शांति, सौहार्द और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाएंगे। भारत शक्तिशाली होगा, भारत अगर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत माता विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होंगी, तो निश्चित रूप से यह जो आतंक का और भय का, युद्ध का वातावरण आज सारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, रोज टीवी खोलिए तो लगता है कोई नए देश के बीच में संघर्ष शुरू होने वाला है। उस सब स्थिति का परिवर्तन करना संभव है, वो हमारी जागृत, संगठित और आत्मनिर्भर शक्ति के आधार पर। मुझे विजय पांडे जी ने आपके बीच में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद अवध जी। देखिए, आज की गोष्ठी का पहला पड़ाव पूरा हुआ और ये आज का जो निकला, निष्कर्ष निकला इसमें ये है कि संयुक्त परिवार नहीं, हम एक दूसरे के लिए हैं। भारत किसी को लेता नहीं है, सबको देता है। ये संस्कृति रही हमारी, पिछले अनेक वर्षों से हमारी संस्कृति खो गई थी, तो अब भारत सरकार चेतन हुई है और खोई हुई संस्कृति को फिर ला रही है। तो हम सब लोगों को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे से व्यापार करें, विदेशी माल बिल्कुल न लें, जिससे हम संपन्न हों, पूरे विश्व को जो है हम लोग संपन्न बनाएं। ये हमारा उद्देश्य है। अब हम आज दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। हमारे बीच में नचिकेता जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और मैं अनुरोध करता हूं अपने ईश्वर वर्मा जी से कि उनका परिचय जो है आकर के दें। धन्यवाद। इतनी बड़ी शख्सियत का परिचय देने के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नचिकेता अज्ञान के अंधकार को चीर कर ज्ञान की ओर ले जाने के नाम को कहते हैं नचिकेता। एक छोटा सा परिचय ये है कि बच्चों को इंटर बीएससी के बाद जब आईआईटी के अंदर जाते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको इंजीनियर के रूप में दुनिया भर में प्रतिष्ठापित करने के संस्थान को आपके द्वारा ऐसे बच्चे तैयार किए जाते हैं जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं, आईआईटी का नाम रोशन करते हैं। आपने ध्वनि पर बहुत काम किया है, 13 वर्षों तक बॉस कॉरपोरेशन में ध्वनि के ऊपर काम किया है और आईआईटी में एक डिपार्टमेंट आपने बनाया है जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, वो मैं शायद सही कह रहा हूँ तो। और आप आईटी में प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। और उस छोटे से परिचय में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक जो कमेटी है उसमें आप कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। ये एक बड़ा छोटा सा परिचय है। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर जी। अब मैं प्रोफेसर नचिकेता जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के अपने उद्गार व्यक्त करें। आइए साहब। जो ये आज का विषय है संयुक्त परिवार एवं पारिवारिक उद्यम, जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी तो मैंने सजेस्ट किया था पारंपरिक उद्यम। तो आप लोगों की अनुमति से पारिवारिक वो उससे लगता ही है, लेकिन मैं पारंपरिक शब्द पर ज़्यादा महत्व दूंगा। तो संयुक्त परिवार एवं पारिवारिक के बजाय पारंपरिक उद्यम, इस पर थोड़ा आपने विचार
प्रस्तुत करना चाहूँगा। विषय बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि संयुक्त परिवार तो बिखर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग चाहे दुखी हों, चाहे आंदोलित हों, चाहे ये सोचें कि सरकार बदल गई है तो ये बिखराव रुक जाएगा, लेकिन ये बिखर रहा है और इसकी गति तेज ही होती जा रही है। और ये जो गति तेज हो रही है, इसका कुछ लेना देना पारिवारिक उद्यम से भी है, ये हमको समझना चाहिए। उद्यम चाहे कैसा भी हो, व्यवसाय चाहे कैसा ही हो, उसमें परिवार की आवश्यकता होती है, वो अकेले नहीं हो पाता है। मैं आईआईटी में पढ़ाता हूँ, लेक्चर तैयार करता हूँ, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, उसमें मुझे एक समूह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यवसाय करने के लिए आपको समूह की आवश्यकता होती है। अकेले आप इंडस्ट्री नहीं स्थापित कर सकते हैं, उसकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। माल कहाँ आएगा उसमें आपको एक भरोसामंद व्यक्ति चाहिए, किसको किस दाम पर बेचना है उसमें आपको एक भरोसे का आदमी चाहिए, कहाँ इनोवेशन करना है और दूसरे के बारे में जानना कि वो क्या व्यवसाय कर रहा है और उसके व्यवसाय में क्या कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को समझ करके मैं अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकूं, वो समझ जो होगी वो भी समझ आपको बताने वाला एक भरोसे का आदमी होना चाहिए। यदि परिवार होगा तो ये सारे व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। किसी भी कॉरपोरेशन की, किसी भी कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, उसकी जो रणनीति है, अगर वो परिवार का व्यक्ति हो। और क्योंकि परिवार बिखर रहा है, उसके कारण हम देखेंगे क्यों बिखर रहा है, तो हम लोग व्यवसाय में भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और क्योंकि हम व्यवसाय में कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए परिवार भी बिखर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। परिवार बिखर रहा है, व्यवसाय कमज़ोर हो रहा है, व्यवसाय कमज़ोर हो रहा है, परिवार बिखर रहा है, और ये चक्रवत चल रहा है। इसको समझना है कि ये क्यों शुरू हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ, और इसको क्या किसी तरीके से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, ये समझना पड़ेगा। बिना समझे हम इसका कारण निकाल नहीं सकते हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि व्यवसाय बिना परिवार के नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, दुनिया भर में कहीं नहीं हो सकता है। इसीलिए वेस्ट के अंदर वो कॉरपोरेट कल्चर है, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन कोई भी कंपनी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी है, 75 साल से ज़्यादा नहीं चलती, फिर उसको कोई रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वहाँ पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, तो कोई नया व्यक्ति आकर के उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझना होगा। पारंपरिक व्यवसाय क्यों गिर रहे हैं, अगर हम ये समझेंगे तो उससे हमें रास्ता थोड़ा सा निकलेगा कि परिवार कैसे मजबूत हो सके। और जब परिवार मजबूत होगा तो पारंपरिक व्यवसाय भी मजबूत होंगे। पारंपरिक व्यवसाय से क्या अभिप्राय है, पहले हमें उसके लिए परंपरा क्या है वो समझना होगा। परंपरा का व्यवसाय, परंपरा से संबद्ध व्यवसाय, वो पारंपरिक व्यवसाय है। तो हमारी परंपरा क्या है, बिना परंपरा को समझे हम पारंपरिक शब्द को नहीं समझेंगे, और बिना पारंपरिक शब्द को समझे बिना पारंपरिक व्यवसाय से अभिप्राय क्या है वो नहीं समझेंगे। तो थोड़ा इतिहास में जाते हैं, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर हमारा जो देश है भारत, वो बड़ा विलक्षण देश है। आप मिड ईस्ट को देखिए, ईरान है, इराक है, इज़राइल है, सऊदी अरेबिया है, वो किस प्रकार के देश हैं, वो मज़हब आधारित देश हैं और कबीले आधारित देश हैं। मैं ईरानी हूँ, मैं फ़ारसी बोलता हूँ और मैं शिया हूँ, इसलिए मैं ईरानी हूँ, इस आधार पर है। सऊदी अरेबिया का मैं अरबी हूँ, कबीला, ट्राइबल आइडेंटिटी,
इस्लाम का अनुयायी हूँ, इस्लाम में भी विशेषकर सुन्नी मत का अनुयायी हूँ, उसमें भी विशेषकर ये आजकल एक विशेष उसमें भी एक फ़िरका है उसका अनुयायी हूँ, इसलिए मैं सऊदी अरब का सदस्य हूँ। तो मिड ईस्ट के अंदर जो व्यक्ति की जो अस्मिता है वो दो रास्तों से आती है, उसके कबीले से और उसके मज़हब से। मैं विशेषकर धर्म शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। इससे आप पश्चिम में जाइए, यूरोप में, वहाँ किस आधार पर देश बने हैं? भाषा के आधार पर। मोटा मोटा सब लोग ईसाई हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच हैं तो आप फ्रांस में रहते होंगे। अगर आप पोर्टुगल में रहते हैं तो मोस्ट लाइकली आपकी भाषा पोर्चुगीज़ होगी। अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो मोस्ट लाइकली आपकी भाषा जर्मन होगी। अगर आप स्पेन में रहते हैं तो संभावना बहुत अधिक है कि आपकी भाषा जो है मातृभाषा स्पेनिश होगी। ये सारे देशों का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर बना है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म। इसके कारण बहुत झगड़े हुए हैं और वो चीज़ें हम यहाँ सीख गए हैं, तो उसका कारण आजकल उसका भी परिणाम लड्डू हमें आजकल देखने को मिल रहा है। दक्षिण में जो चर्चा चल रही है मराठी फलाना, इन सब के ना भाषा के आधार पर। ये भारत में राष्ट्रीयता का आधार क्या है? क्योंकि वो समझेंगे तो हमें अपनी परंपरा समझ में आएगी। भारत क्यों है? भाषा के आधार पर तो हम एक नहीं है। अनेक भाषाएं, जितनी यूरोप में भाषाएं उससे 10 गुना ज़्यादा भाषाएं तो भारत में ही हैं। विचार भी सबके अलग अलग हैं। कोई अपने आप को बौद्ध कहता है, कोई जैन कहता है, कोई सिख कहता है, कोई वैदिक कहता है, कोई शैव कहता है, कोई वैष्णव कहता है, इत्यादि इत्यादि अनंत विचार हैं। फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हम 2-3 बातों पर मोटा मोटा जो भारतीय है वो सहमत है। सबके रंग रूप अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग हैं, लोक व्यवहार अलग हैं, कपड़ा अलग है, भूगोल अलग है, जलवायु अलग है, जहाँ जहाँ खेतियाँ होती हैं वो अलग है। फिर भी हम एक देश इसलिए हैं क्योंकि हम 3 बातों पर मोटे मोटे तौर पर सहमत हैं। पहला, अब मैं परंपरा के ये 3 आयाम हैं और इसमें तीसरा आयाम जो है व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। पहला क्या है? पहला परंपरा का भाग ये है कि आप उत्तर से दक्षिण तक चले जाइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारतीय हूँ तो वो ज्ञान को बहुत ज़्यादा वरीयता देता है जीवन में। इसका मैं उदाहरण दूंगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट। मैं मन की कल्पना से नहीं कि अपने आप को खुश करने के लिए बोल दिया कि भाई हम ज्ञान के पुजारी हैं। हमारे यहाँ 4 मोटे मोटे धाराएं हैं भारत में। 4 धाराएं हैं, वैदिक धारा, सिख धारा, बौद्ध धारा, जैन धारा, मोटे मोटे और भी धाराएं हैं। वेद से क्या अभिप्राय होता है? विद्या, नॉलेज। जो वैदिक धारा है वो वेद को अपना शब्द प्रमाण मानते हैं। ज्ञान उसमें शब्द में निहित है वैदिक धारा में। कोई अपने आप को बौद्ध कहता है। बुद्ध आए, उनका मूल नाम गौतम था, उनके अनुयायियों को गौतमी नहीं कहा गया। उनके जो अनुयायी हैं वो अपने आप को गौतमी नहीं कहते हैं या गौतम नहीं कहते हैं, वो अपने को बुद्ध कहते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जब गौतम बोध उसको हुआ, बुद्ध बना, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उस ज्ञान प्राप्त करने वाले पर उस व्यक्ति इन लोगों की जब निष्ठा बढ़ी कि ओह इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बोध हो गया है, तो अब मैं बौद्ध हो गया। वो गौतम के अनुयायी नहीं हैं, बुद्ध के अनुयायी हों, क्योंकि वो उसने बोध प्राप्त कर लिया था उस व्यक्ति को। फिर से देखिए ज्ञान आया। तीसरा शब्द जैन। जैन कौन है? एक मूल शब्द में जाएं तो एक जिन शब्द आता है। जिन का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को जीत चुका हो, जो अपने आप को जीत चुका हो। मैं दूसरे व्यक्ति को बल और हिंसा के माध्यम से जीत सकता हूँ, लेकिन अपने आप को जीतने के लिए मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। फिर ज्ञान का महत्व आ गया। तो अपने आप को जीतने के लिए मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं जिन बन गया और मेरे अनुयायी जैन कहलाए गए। ये जैन शब्द देखिए, फिर से ज्ञान आ गया। चौथा शब्द सिख, शिक्षा, सीख। किन की सीख?
उन गुरुओं की सीख जो सब संकलित कर दी गई एक पुस्तक में, और उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, सिर्फ बुक नहीं कह दिया, उस पुस्तक को साहिब शब्द की संज्ञा दी गई। और ध्यान योग्य बात यह है कि इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, इस गुरु ग्रंथ साहिब में उड़ीसा के संतों की वाणी है, बिहार के संतों की वाणी है, उत्तर प्रदेश के संतों की वाणी है, महाराष्ट्र के तुकाराम की वाणी है, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के पीपा, हरियाणा के और पंजाब के जो अपने 10 गुरु हैं उनकी तो वाणी है ही। अद्भुत ग्रंथ है। दूसरी बात, अलग अलग भाषाओं में संकलन है। जयदेव की कुछ रचनाएं संस्कृत में हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संस्कृत में हैं। कोई दुनिया में ऐसा ग्रंथ मिलेगा ही नहीं। अलग अलग, हम सोचते हैं कि सब पंजाबी में लिखा होगा, आजकल ऐसी अवधारणा है क्योंकि पता नहीं है। उसमें ब्रज में है, फारसी में है, राजस्थानी में है, मराठी के अंदर है, अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि ये सब अलग अलग संत अलग अलग भाषाओं में लिख रहे थे। उन सब का संकलन, क्योंकि निष्ठा ज्ञान के प्रति है, भाषा के प्रति नहीं है। निष्ठा ज्ञान के प्रति है। भाषा के प्रति निष्ठा होती तो बोलते हम तो सिर्फ पंजाबी वाले ही डालेंगे या हम सिर्फ ब्रज भाषा का ही डालेंगे, लेकिन निष्ठा ज्ञान के प्रति थी। जिन लोगों ने संकलन किया, कितने खुले दिमाग वाले लोग होंगे। ऐसा अद्भुत ग्रंथ, उसके अनुयायियों ने कहा कि हम सिख हैं। तो ये पहला परंपरा का आयाम है कि हर हिंदू, चाहे वो वैदिक पद्धति से वो का अनुकूलन करे या बौद्ध हो या जैन हो या सिख हो या वीरशैव हो या बासवन्ना का अनुयायी हो, जो ज्ञान को नहीं छोड़ता है। दूसरा आयाम है एकात्मता। एकात्मता का क्या अनुभव अभिप्राय है? एकात्मता से अभिप्राय है कि दिखने को हम सब लोग अलग अलग तरीके के दिखते हैं। हम सब लोग, सबके रूप, रंग, व्यवहार सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मौलिक स्तर पर हम सब लोग किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे हम दूसरे व्यक्ति को पसंद करें या ना करें। हम लोग एक मौलिक आधार पर सबसे जुड़े हुए हैं। और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं जुड़े हुए हैं, संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, अनुभव होता है, हर चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी कहीं है, वो सब आपस में मिली जुड़ी एक जाल के समान है। तो आज मैं जो कुछ करता हूँ उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है, और ब्रह्मांड जो कुछ कर रहा है उसका प्रभाव मेरे पर हो रहा है। ये एकात्मता का मौलिक सिद्धांत है, और ये हम सब लोग अनुभव करते हैं। सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। सूर्य में अग्नि जलती है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है और वो हमें गर्मी देता है। मैं सूर्य से सीधे जुड़ा हुआ हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये अनुभव की बात है। सीधे जुड़ा हुआ हूँ। कल को सूर्य बंद हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए, वो जुड़ाव समझ तो सब नष्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ हूँ, सूर्य के प्रकाश से जुड़ा हुआ हूँ। आप और मैं विचार से जुड़े हुए हैं। मैं अगर आपको ऐसे देखूं जोर से तो आप में स्पंदन होगा और आप भी गुस्सा हो सकते हैं, है ना। तो ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव सार्वभौमिक है और सर्वव्यापी है। इसलिए व्यक्ति को इससे एक वो निकलता है निष्कर्ष कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। ध्यानपूर्वक काम करिए, क्योंकि एकात्मता है, सब मिला जुला एक, अल्टीमेटली एक ही वास्तविकता है, यूनिटी है। और इसलिए ध्यानपूर्वक करिए, आदरपूर्वक करिए। आप जो कर रहे हैं सबको प्रभावित कर रहा है, सब जो कर रहे हैं आपको प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमारा दायित्व तो आता है कि हम पर्यावरण का, पशु का, पक्षी का, हवा का, पृथ्वी का, सबका ध्यान रखें, क्योंकि हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ये दूसरा मौलिक। अब सब एक हैं तो लोग बोलेंगे फिर कुछ करना ही की ज़रूरत नहीं है कि सब एक है। तो हिंदू ने कहा नहीं, एक हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को, सबकी इच्छा होती है सब लोग सुख की प्राप्त करें, जिसको संस्कृत में अभ्युदय शब्द की संज्ञा दी गई है। तो इस संसार में अभ्युदय होना चाहिए सबका।
हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अधिक धन हो, अधिक सुंदरता हो, अधिक स्वास्थ्य हो। ये सब अभ्युदय के परिणाम हैं, पैरामीटर्स हैं। और यही काम ईश्वर भी लगातार कर रहा है। तो जब ईश्वर सृष्टि की कथा आती है उपनिषदों में, देखिए बृहदारण्यक, तो ये तीसरा आयाम आ रहा हूँ मैं। हाँ, अब व्यवसाय सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं, मात्र ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उस ब्रह्म को में संकल्प होता है कि भाई मैं तो अकेला ही हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा सुंदर आख्यान आता है, मैं थोड़ा सरल भाषा में थोड़ा लाइटली कह रहा हूँ कि ब्रह्म बोर हो जाते हैं। उसमें बोलते हैं एकाकी भाव था, बृहदारण्यक उपनिषद, मुझे एकाकी भाव था, ब्रह्म बोर हो गए तो उन्हें दो की इच्छा हुई। तो ये एक से दो, अरूप से रूप की कथा शुरू होती है। तो फिर वो ब्रह्म दो भागों में ऐसे बंटता है, जैसे एक मटर का दाना जब अंकुरित होता है तो ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं होता है, उसके दो एक ये पति, दो पत्ते, एक पति और एक पत्नी, तो एक से दो, दो से चार। और इस जब ब्रह्म एक से अनेक की यात्रा प्रारंभ करता है तो उसी ब्रह्म को हमारे वेद विश्वकर्मा की संज्ञा देते हैं, जहाँ से व्यवसाय की कथा आरंभ होती है। विश्वकर्मा की संज्ञा देते हैं। और ऋग्वेद में आता है उल्लेख विश्वकर्मा का, कई मंत्रों, सूक्तों के अंदर आता है कि जब वही ब्रह्म एक रचना कर रहा है ब्रह्मांड की तो वो विश्वकर्मा हुआ। वही ब्रह्म जब प्रजा को उत्पन्न कर रहा है तो उसको प्रजापति की संज्ञा दी गई। वही ब्रह्म जब अपने इंद्रियों को संभाल करके उनके ऊपर रूल करता है तो वो इंद्र बना। इंद्रिय मेरे टूल्स हैं, इंद्रिय, और उसके ऊपर रूलर इंद्र। तो विश्वकर्मा ब्रह्म का व्यवसाय है। और कुछ इसका उदाहरण आता है, उल्लेख आता है, विश्वचक्षुर विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वस्तस्पात् समबाहुभ्याम धमति संपत्त्रैद्या भूमि जनयन देव एकः। वह ब्रह्म जिसके हजारों आँखें हैं, हजारों बाहुएं हैं, हजारों चरण हैं, क्योंकि उसको ब्रह्मांड का निर्माण करना है, ये उसका व्यवसाय है, उसको ब्रह्मांड का व्यवसाय करना है। एक हाथ या दो हाथ, दो आँख, दो पैर से नहीं होगा। देखिए वहाँ भी चर्चा यही हो रही है कि आपको एक परिवार की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है। तो आपको हजारों आँखें, हजारों बाहु, हजारों मुंह, हजारों अंग, अनेक चाहिए। और इस अनंत अपने शक्तियों के माध्यम से अगर सिर्फ दो होता तो नहीं बना पाता, व्यवसाय में वो लिप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा गया, क्योंकि उसके पास ये सारे एसेट्स भी हैं और उसका काम भी है अनंत विविधता जो पूरे ब्रह्म में है उसको निकालना। फिर भी सब मिला जुला है, लेकिन अनंत विविधता का निर्माण में वो जब ब्रह्म लगा हुआ है तो उसको विश्वकर्मा की संज्ञा दी गई। इसी का आगे एक और सूत्र का उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, द फादर ऑफ द आई, आँख का पिता, वाइज इन स्पिरिट, क्रिएटेड बोथ दीज वर्ल्ड्स, दोनों लोगों का उस निर्माण कर रहा है, पृथ्वी का और अंतरिक्ष का, और दोनों को बांध भी रखा है, क्योंकि सब एक है, बंधा हुआ है, बांध भी रखा है। और कैसे बांध रखा है? अपने अनंत हाथों से बांध रखा है। तो ऐसे विश्वकर्मा की पूजा ऋग्वेद में बार बार आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जो भी विविधता है, जो भी व्यवसाय चल रहा है, उसमें हम उसको बहुत ही पूज्य दृष्टि से देखते आए हैं। जो हमारे वैदिक वाङ्मय में किसी भी वस्तु के सृजन की, रचना की प्रक्रिया को हम लोग बहुत ही पूजनीय तरीके से उसको देखते आए हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल कोई बोले मैं कुम्हार हूँ तो हम उसको उतना सम्मान नहीं देंगे, लेकिन वही वेद इन सारे प्रोफेशंस को भी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको भी उनका उल्लेख करता है और बोलता है सबको नमन है। किन किन को नमन करता है?
मैं बढ़ाई को नमन करता हूँ, ये यजुर्वेद का मैं बता रहा हूँ, मैं बढ़ाई को नमन करता हूँ, मंत्र का ऋषि बोल रहा है, मैं बढ़ाई को नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब परमपिता खुद भी व्यवसाय में लिप्त है तो जो आदमी इस तरीके के काम कर रहा है वो भी नमन योग्य है। तो मैं बढ़ाई को नमन करता हूँ, रथ बनाने वाले का नमन करता हूँ, कुम्हार का नमन करता हूँ, लोहार का नमन करता हूँ। आप बोलेंगे कि जो मछली मारेगा वो तो बुरा काम है, मैं निषाद का नमन करता हूँ, जो आखेट कर रहे हैं उनका नमन करता हूँ। ये यजुर्वेद का मंत्र है, उसका मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार बाद के जो ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ, सबका उल्लेख आता है, लोहार का, सुनार का, कुम्हार का, नाई का, मोची का, खटिक का, धोबी का, राजमिस्त्री का, माली का, मल्लाह का, ढोलक जो बनाता है उसका, रंगरेज का, छिप्पा जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं ना टेक्सटाइल्स में, ब्लॉक प्रिंटिंग, कंसारा जो ब्रोंज कांस का जो काम करता है, कंसारा, ठठेरे का, पटवा, ये आजकल एक है वो पटोला साड़ी, हाँ ये उसका वो भी रूट्स में आते हैं, शिल्पी का, कारीगर का, हाँ, पेंटर का, मणिहार का, चूड़ी वाले का, रूपकार का इत्यादि। मधुआ अभी दीक्षित जी बता रहे थे, दीक्षित जी नहीं, लाहौटी जी बता रहे थे मधु के बारे में, हनी। ऑल दीज प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन आवर टेक्स्ट और सबको बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ माना गया है, छोटा नहीं माना गया है जब से। तो ये है, और क्योंकि ये अच्छा काम है, इसे सबको करना चाहिए, इसको करने में कोई बुराई नहीं है, इससे राष्ट्र में समृद्धि आती है, ऐसी समझ से जब हम तक हमारे लोग इन सब में व्यवसायों में लिप्त थे तो हमारा देश काफ़ी आगे था आर्थिक दृष्टि से। अवध बिहारी जी बता रहे थे एंगस मेडिसन का कि कितना प्रतिशत किस साल में था, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, हाँ, कि हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध थे। ग्रीक राइटर्स हैं, मेगास्थेनीज है, वो बताता है कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ एक्सेप्शनल ब्यूटी एंड एबेंडेंस। मेगास्थेनीज सिकंदर के समय की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये बता रहा है कि ट्रेड चल रहा है अलग अलग भारत में। एक उत्तर पथ ये अपना बिहार से लेकर के अफ़गानिस्तान और ईरान तक जो रास्ता जाता है, आजकल जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, जिस पर कानपुर स्थित है, इसको ऐतिहासिक नाम इसका उत्तर पथ है। और दक्षिण पथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस पर रामचंद्र जी लंका तक गए, दैट इज़ दक्षिण पथ। ये सब ट्रेड रूट्स हैं। वही ग्रीक लोग बताते हैं कि यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, सूत बेचते हैं, सिल्क बेचते हैं, प्रेशियस स्टोन्स देते हैं, पेपर्स देते हैं, काली मिर्ची, मोर के पंख बेचते हैं। और मेगास्थनीज अपने उसमें रोता है कि ये भारत के लोग मोर का पंख बेच बेच के पता नहीं कितना सोना ग्रीस से यहाँ ले आए भारत। तो हम लोग कोई भी काम को कभी भी छोटा समझने की हम लोग वो विचार नहीं था। बाद में आया वो क्यों आया वो भी उस पर चर्चा करेंगे। वो बता रहा है कितने सारे पोर्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के पोर्ट्स हैं, और बोलता है यहाँ दास प्रथा भारत में नहीं है, बहुत कम दिखती है दास प्रथा। ज़बरदस्ती मार पीट कर ज़बरदस्ती फ्री में किसी से काम करवाने की प्रथा नहीं है। कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारा साक्ष्य बताता है। और इस प्रकार और भी साक्ष्य हैं, लेकिन समय की कमी के कारण उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में कुछ हम डेटा देखते हैं। तो एंगस ये अवध जी बता रहे थे, एक यूरोपियन स्कॉलर हैं एंगस मेडिसन, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, करीब 35 वर्ष रिसर्च की, और बताया उन्होंने पूरे दुनिया में कि हर देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी। 0 AD में भारत का जीडीपी परसेंट दुनिया के जीडीपी में 33% था। 0 AD में, कुछ नंबर्स दे रहा हूँ आपको। 1000 AD में, देखिए 1000 AD में हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हो गए थे, तो वो गिर करके 28% हो गया था। 1600 AD वो 33% से गिर करके 1600 AD मतलब ये अकबर वकबर का समय चल रहा है, 22% तक आ गया है। तो ये कहना कि उस समय हम सोने की चिड़िया थे कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए गिर रहा है। 1857 उसके बाद भारत के ऊपर पूरा सार्वभौमिक सत्ता अंग्रेज़ों की हो गई थी। ये प्रतिशत 33 से गिर करके 15% तक आ गया था। तो आपके देश
कि जब पॉलिटिक्स दूसरों के हाथ में चली जाएगी तो ये जीडीपी आपका आधे से कम हो गया। 1947 और तेज़ी से गिरा और 3% हो गया, और अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। तो एक भारत वह है जहाँ पर इन सारे प्रोफेशंस को सम्माननीय माना जा रहा है, सबको प्रमोट किया जा रहा है, सबको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और उस भावना के कारण, उस एटीट्यूड के कारण भारत दुनिया में सबसे समृद्धशाली देश है। जब भारत पर आक्रमण होना शुरू होता है तब ये संख्या तेज़ी से गिरती है और 3% तक आती है, और ये सिर्फ अंग्रेज़ों के ही समय नहीं हुआ है, उसके पहले भी ये गिरावट हुई है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्यों हुआ, ये दूसरा पक्ष है। कितना समय बचा है सर? अच्छा, ये हमें समझना चाहिए ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। तो जब भारत पर आक्रमण शुरू हुए, एक नए विचार ने भारत में प्रवेश किया। नया विचार था कि पूजा की पद्धति एक है, उसी पूजा पद्धति को आप अगर पालन करेंगे तो आप ठीक हैं, नहीं तो आप ठीक नहीं हैं। मैं सरल, बहुत ही सॉफ्टली मैं बता रहा हूँ। और उस पूजा की पद्धति को या उस मत को या उस मज़हब को प्रमोट करना येन केन प्रकारेण सुल्तान का दायित्व है, क्योंकि वही सही तरीका है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं हम बुरे लोग हैं, वो सोच रहे हैं हम तो इनको अच्छा कर रहे हैं, हम तो इनकी भलाई के लिए इनको ज़बरदस्ती मत पर मतांतरण कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हम इनका बुरा कर रहे हैं, उनकी भावना है कि हम इनको सही कर रहे हैं, ये तो सही रास्ते पर ला रहे हैं, मार मार के सही पर ले आएंगे लेकिन ला रहे हैं सही रास्ते पर। और उस प्रक्रिया में एक विचार ये भी था कि भूमि, अब देखिए यहाँ से ज़मींदारी सिस्टम शुरू होता है। ज़मींदारी सुल्तान की जब एज आई तब से शुरू होता है, और उसके बहुत भीषण परिणाम हुए भारत की अर्थव्यवस्था और पारंपरिक व्यवसायों पर। यह हमें पता नहीं है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है के.एस. लाल जी की, द ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया, वेरी अकॉम्प्लिश्ड हिस्टोरियन, वो सबको पढ़ना चाहिए जब मिले तो भारत में इस मत को प्रमोट करने के लिए एक नियम बनाया गया कि कृषि की भूमि पर किसी भी हिंदू का अधिकार नहीं रहेगा। कृषि की भूमि पर किसी भी हिंदू का अधिकार मालिकाना नहीं रहेगा। नियम तो बनाया, लेकिन जो सुल्तान है उसको राजस्व भी चाहिए। तो एक तरीका बनाया गया कि सारी सभी भूमि सुल्तान की, सारी भूमि सुल्तान की, वो भूमि फिर अपने एजेंट्स को, ज़मींदारों को दे दी जाएगी। ज़मींदार किसानों को लोन पर वो भूमि दे देंगे, लीज़ पर, लेकिन वो ओनरशिप भूमि की सुल्तान की है, और वहाँ से खेती करवाई जाएगी, और उस खेती के माध्यम से जो भी रेवेन्यू होगा वो सुल्तान के कोष में जाएगा। भारत के जितने भी मौलिक ग्रंथ हैं पुराने अर्थशास्त्र से संबंधित, उसमें सब जगह ये बताया गया कि 15% से ज़्यादा टैक्स किसान से या किसी भी प्रोफेशन से नहीं लेना चाहिए। दुनिया में आज कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुँचे। 15%। अगर किसी किसान को ज़रूरत है, कोई डिस्ट्रेस में लोन चाहिए, तो 1% से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये हिंदू इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इनको पैसे की आवश्यकता थी, और एक ये भी विचार था कि अगर विपन्नता आएगी तो मजबूरी में व्यक्ति दूसरा मजहब अपनाएगा। ये दोनों कारण थे। तो किसान के ऊपर 50%, 60% तक टैक्सेशन शुरू हुआ ज़मींदारी के समय। अभी ये जितना हमारे मूवीज़ में आता है ना कि वो ज़मींदार है, उसमें हमेशा दिखाएंगे ज़मींदार है, कोई लाला होगा और वो बड़ा ही धूर्त होगा और वो सबको एक्सप्लॉयट करेगा। लेकिन ज़मींदारी कैसे शुरू हुई और किसने शुरू की उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए हम लोगों को। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट ज़मींदार। और इसके कारण अब जाहिर है कि ये व्यवस्था स्थापित हो गई तो लोगों में विद्रोह की भावना आई कि भाई हम कैसे जिएंगे, तो लड़ाई शुरू हो गई। और मैं कुछ अकाउंट्स पढ़ूंगा, समय के कारण तेज़ी से उस पर कहूँगा कि बहुत बड़े स्तर पर गांव-गांव में, जगह, जिले-जिले में युद्ध आरंभ हो गया,
क्योंकि लोगों को पचता नहीं था। और अलग अलग प्रकार के टैक्स, खेती के ऊपर टैक्स, अगर हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर टैक्स, अगर आप गंगा जी नहाने जा रहे हैं उस पर टैक्स, चारा, अगर आपका गाय चारागाह में है ना, वो पहले एक कॉमन लैंड्स होती थी जहाँ गाय चरती थी, उसके ऊपर टैक्स, जितने प्रकार से टैक्स हो सकते हैं वो निकाल लो, क्योंकि उससे सुल्तान मजबूत होता है आर्थिक रूप से और लोग धीरे से कमज़ोर भी होते हैं। वो पिक्चरों में भी आता है ना, मुगलिया शान व शौकत, ये इस प्रकार से डेवलप हुई शान व शौकत, मुगलिया जो शान व शौकत थी। तो मैं 2-4 चीज़ें अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा क्योंकि ये रेफरेंसेस हैं। उसी समय का एक लेखक बरनी बोलता है कि बहुत संघर्ष चल रहा है। इफ़ हिंदूज डू नॉट फाइंड अ माइटी किंग एट देयर हेड, क्राउड, देखते हैं कि अगर कोई ऊपर, उनके ऊपर कोई राजा नहीं है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, खुद ही इकट्ठा हो जाते हैं और घोड़ा और ये सब ले करके, स्वर्ड्स एंड एरोज थ्रेटनिंग, दे रिफ्यूज़ द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड दे क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ रिबेलियंस। ये है। एक और कानपुर का मैं आपको उल्लेख बताता हूँ। 1632 में एक अंग्रेज़ थे, पीटर मुंडी, वो बोलते हैं कि लेबरर्स विद देयर गन्स, इससे 1632 का है, ये अंग्रेज शासन काल के, विद देयर गन्स, स्वर्ड्स, वो हाथ में ये भी रखे रहते हैं और साथ में किसानी भी करते रहते हैं, क्योंकि जब भी कहीं कोई आया उगाही करने के लिए तो ये तैयार हैं उससे लड़ाई करने के लिए। एक मेनुची इटालियन व्यक्ति है, अकबर के समय, कैसा उदाहरण देता है कि जब स्त्रियां संघर्ष में लिप्त हैं, कि जब किसान खेती कर रहा है तो बता रहा है कि उसके बगल स्त्री खड़ी हुई है, उसके बगल उसकी पत्नी खड़ी हुई है, विद स्पीयर्स एंड एरोज, वो लेकर के खड़ी हुई है। और जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो जब किसान वो गोली चलाता है तो उसको बदलना पड़ेगा कारतूस, उस बीच में तो वो बंदूक अपनी पत्नी को दे देता है कि अब गोली बदलो, कारतूस बदलो, और उस समय बीच में पत्नी उसको भाला देती है। ये बताइए, मेनुची बता रहा है, कितने जीवट वाले लोग थे। इस प्रकार ये बहुत बड़ा संघर्ष लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन अंततः बहुत लंबा, ये तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अंततः बस 10 मिनट में ख़त्म करते हैं, 5 मिनट। उस पूरी प्रक्रिया के अंदर भारत के यही व्यवसायी लोग जो पारंपरिक व्यवसाय में थे, एकदम आज जिनको बोलते हैं ना ओबीसीज बन गए हैं। The genesis of OBC happened in that era. और in that process, जब व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होता है तो उसका आदर नहीं होता है, और उसका भाई भी, उसका रिश्तेदार भी, उसका सहोदर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू करता है। तो ये शुरू हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों की, अब मैं 7-8 मिनट में खत्म हुआ। अंग्रेज़ आए, उन्होंने इसको और प्रक्रिया को तेज़ किया, क्योंकि कम से कम सुल्तान के समय तो पैसा भारत में ही रहता था, अल्टीमेटली दिल्ली में रहेगा या लखनऊ के नवाबों के पास रहेगा, भारत में ही रहेगा। उनका फोकस हो गया कि पैसे को ट्रांसफ़र करो, ऑफिशियल पॉलिसी थी ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। तो वो 15% से और 100 साल के अंदर 3% पर आ गया, और इतनी निर्धनता, इतनी निर्बलता, इतना दैन्य आ गया। महाभारत कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप दरिद्रता होती है। युधिष्ठिर बताते हैं यक्ष को, तो वो बहुत बड़ी निर्धनता, दरिद्रता, दैन्यता आ गई। और उस प्रोसेस में हमने इन सारे पारंपरिक व्यवसायों के प्रति हमारी इज्जत समाप्त हो गई। ये है पारंपरिक व्यवसाय की कथा, और पारंपरिक व्यवसाय ही में हम एक्सपर्ट्स थे। अब कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में तो हम एक्सपर्ट नहीं थे, उसको डेवलप करते तो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर लेते। हम उस व्यवस्था के कारण उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, उसके कारण हम लोगों का हम हर चीज़ पर पश्चिम पर आश्रित होने लगे, है ना, हर चीज़ पर। और उस प्रोसेस में हमारा परिवार भी इसी कारण से बिखरने लगा, क्योंकि हमें दिखा कि परिवार का तो कोई फ़ायदा नहीं, हम तो हर चीज़ बाहर से लाएंगे, यहाँ डब्बे में डालेंगे। अभी जैसे लाहौटी सर बता रहे थे, बाहर डब्बे में ला के पैकेज करके बेच देंगे, उसमें मुझे परिवार की आवश्यकता नहीं है। तो और भी अब ये आईटी रेवोल्यूशन है, भारत जब स्वतंत्र हो उसके बाद भी ये स्थिति भारत सरकार ने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। समय का अभाव है, लेकिन अब एक फिर से नया अवसर आ रहा है
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो बुद्धि से संबंधित जितना काम है वो धीरे धीरे सब कंप्यूटर करने लगेगा। सुधींद्र जैन जी से भी उस दिन बात हो रही थी, वो भी यही बता रहे थे, बुद्धि से संबंधित सारा काम जो है वो धीरे धीरे कंप्यूटर करने लगेगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसे उठा तो नहीं पाएगा, इसको ऐसे बदल तो नहीं पाएगा। हाथ का काम फिर से महत्वपूर्ण हो रहा है, मेकिंग थिंग्स, मेकिंग प्रोडक्ट्स, और हमें फिर से नए विश्वकर्माओं की आवश्यकता होगी। वो पुराने विश्वकर्मा जो हैं उस कड़ी को आगे लेना है, हमें नए विश्वकर्माओं की आवश्यकता होगी। और उस समझ के साथ आप सब लोग यहाँ मर्चेंट चेंबर में हैं, आप लोगों के पास धन है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट थिंग्स विच यू कैन मेक इन भारत, डिज़ाइन इन भारत एंड सेल इन भारत। आप ये करेंगे तो आपका परिवार मजबूत होने लगेगा। हम लोग अगर ये नहीं करेंगे तो हम आईटी सेक्टर में बेंगलोर में आपके और मेरे ही बेटे बेटी वो जाकर के वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे। दे विल नॉट रिस्पेक्ट व्हाट आई डू। अब वो जब काम करेंगे तो परिवार टूटेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इस संगति के आधार पर मैंने ये अपना डिज़ाइन किया था ये वक्तव्य। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, क्या चीज़ उत्तर प्रदेश में बन सकती है, क्या चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ के सामग्री को इस्तेमाल कर बनाना है, सिर्फ बाहर से लाकर बेचना है तो उसमें फ़ायदा नहीं। उसके लिए आई डोंट नीड अ परिवार। जब बनाएंगे तो सब परिवार को एकजुट होकर के काम पड़ेगा। जब विश्वकर्मा में हजारों हाथों की ज़रूरत होती है, हजारों आँखों की ज़रूरत होती है, हजारों पैरों की ज़रूरत होती है। एक दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यजनियानाम वसुनाम। ये वसु जो हैं ये पैसा जनरेट करते हैं हमारे वैदिक वांग्मय में, और ये वसु हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। वसु हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। तो वो जो देवता जो ग्रुप्स में विचरण करते हैं समाज में, दे आर वसु। उसी से ये वैश्य शब्द भी निकला है। तो अगर हमें पारंपरिक उद्यम हमारा मोक्ष है, और पारंपरिक इसलिए कि इस परंपरा को समझते हुए, पारंपरिक का नहीं कि अब हम जाकर वापस बढ़ाईगिरी का काम करेंगे तो है ना, लेकिन इस परंपरा को समझते हुए इसके आलोक में अगर हम मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया करेंगे तो हमारा परिवार अपने आप सक्षम होगा। क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि हाँ इसमें फ़ायदा है, बच्चे को भी लगेगा, इससे हमें धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है। इतना कहना था। और इस संदर्भ में विधि क्या कर सकती है इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि कुछ नियम कानून किस प्रकार के होने चाहिए, ये भी आपको सोचना चाहिए। इतना ही कहकर मैं आपको यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। बहुत सुंदर निष्कर्षा जी, आपने कानपुर नगर को और हम सब लोगों को एक नया मार्ग दिखाया है। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा इस विषय पर, जब आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया है कि कानपुर में मर्चेंट चेंबर और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल यही संस्थाएं हैं जो व्यापारियों के हित के लिए काम करती रहती हैं। मैं समझता हूँ IIT को अपनी विशेषता दिखा करके जो हमारे छुपे उद्योग हैं जो छूट गए हैं उनका कानपुर सर्वे कर एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी जिससे हम सब लोग जुड़ सकें, आगे बढ़ सकें और आपके अनुभव का लाभ ले सकें, ज्ञान का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं अपनी गीता जी से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ हमारे अतिथि और वक्ता, और कानपुर शहर के ही नहीं बल्कि प्रदेश के साहित्यकार डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी का परिचय दें। आइए गीता जी। धन्यवाद मंच। मंच पे आसीन सभी विभूतियों को मेरा नमन, अभिनंदन। और रोड में बैठे हुए एक लोगों को छोड़ के सभी भाइयों का मेरा नमन और अभिनंदन स्वीकार करें। आज मुझे दायित्व मिला है एक बड़ी विभूति का परिचय देने के लिए। मैं परिचय उनका क्या दूँ, मैं इतनी छोटी भाषा में
जो खुद स्वयं एक परिचय हैं, उनका परिचय कैसे दिया जा सकता है? वो तो यही बात हुई कि ना कि मैं सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसा दिया नहीं जला सकती हूँ जो सूर्य को रोशनी दिखा सके। ऐसी विभूति हमारे साथ बैठी हुई हैं, बट अपरिचित पर मुझे कुछ बतलाना होगा उनके बारे में। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। आप 35 वर्षों तक विश्वविद्यालय में साहित्य अध्यापन का आपने अध्ययन किया है, अध्यापन किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्वामी महेशानंद गिरी जी एवं स्वामी करपात्री जी का आपको सानिध्य प्राप्त रहा है। मुंबई के ओकारानंद आश्रम के वैदिक उपनिषद विषयों के ग्रंथों का संपादन किया आपने। लाला लाजपत राय की जीवनी का पुनर्लेखन तथा उनकी जीवनी का लेखन कर उनकी जीवनी और उनके साहित्य खंडों का आपने अनुवादन किया है। आपका मुख्य विषय साहित्य एवं दर्शन के अनेकों व्याख्यान में है। आप तुलसी साहित्य पर विशेष अध्ययन किया है, जो आपकी पसंदीदा रुचि है। आपने स्वतंत्रता साहित्य के साहित्य को भी विशेष योगदान दिया है और उसके विशेष अध्येता भी है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय का पंख बहुत ऊंचा है। आपकी इतनी उपलब्धियाँ हैं कि मैं उनको अपने शब्दों में आपके पास नहीं पहुँचा सकती हूँ। तो धन्यवाद, आभार इस मंच का। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। आज इस गोष्ठी में हम लोगों ने उन विभूतियों को भी आमंत्रित किया है। हमारे बीच में कानपुर नगर के बहुत बड़े संघ परिवार के श्री विश्वनाथ कनौडिया जी आए हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे। हमारे बीच में ठाकुर साहब हैं शिवालय के, क्योंकि लोग कहते थे कि ये बद्रीनाथ तिवारी जी राम और ये लक्ष्मण, दो लोग जो हैं आप हैंगे, और भी लोग हैंगे। पर इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी को कि वो आएँ और हम लोग मार्गदर्शन दें। आदरणीय सेठिया जी, बंधुवर बालकृष्ण लाहौटी जी और डॉक्टर प्रोफेसर और बड़े गहन अध्येता नचिकेता जी, हमारे परम आत्मीय विजय पांडे जी, और यूँ लोभ लगता है सामने सुधीर भाई भी बैठे हैं, रंजीत जी भी हैं, बंधुवर श्याम बाबू जी हैं, तो असंख्य मित्रों विजय प्रकाश जी हैं। आप सबका आशीर्वाद मुझे सुलभ रहा है, तो बड़ी कृपा है आपकी। अवध बिहारी जी ने प्रास्ताविकी यहाँ आपके सामने दे दी थी, तो बहुत अच्छा भी लगा उनका इतिवृत्त जो उन्होंने दिया, और उससे संकट भी थोड़ा हुआ कि उसका फलक उन्होंने इतना विस्तीर्ण कर दिया कि कितनी कितनी उन खाइयों पे छलांग लगाई जाएगी। दूसरा संदर्भ नचिकेता जी का अपना व्याख्यान था, उस पर टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन समग्रतया इन समस्त वक्तव्यों में भारतीय सांस्कृतिक जो अवधारणा है मूलतः, उसी के आलोक में ये सारी चर्चा उठी और आप तक अब तक पहुंची। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इतिवृत्त को दोबारा दोहराने का प्रसंग न हो, और ये सब जो हमारे देश का परिदृश्य हो गया, उनके कारण कई स्तरों से हैं। वो राजनैतिक भी हो सकते हैं, हमारा शैथिल्य भी हो सकता है, हमारी अकर्मण्यता भी हो सकती है, और अपनी परंपरा के प्रति हमारी उदासीनता भी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच में भारतवर्ष की एक अवधारणा है केंद्रित रूप में। वो केवल साहित्य की नहीं है, माने वैदिक नचिकेता जी ने थोड़ा संकेत कर दिया, उनके नाम को सुनकर बड़ा चित्त प्रफुल्ल हुआ। कठोपनिषद के वो नायक हैं। तो कठोपनिषद तो सर्वथा
ब्रह्म विद्या का इतना बड़ा ग्रंथ है, वो छोटा भी हो करके, माने एक उपनिषद में तो केवल 16 ही मंत्र हैं, केवल 16 मंत्र, और वो सबसे बड़ा उपनिषद है। मैं इन संदर्भों को इसलिए अपनी बात को अवध बिहारी जी से लेकर और यहाँ तक समेट लेने के लिए ये कह रहा हूँ। तो वो वाला सारा पक्ष छोड़ दीजिए कि औरंगजेब 1707 में मर रहे हैं और 27% GDP है, ये सब बातों से नहीं। एक बात उठाते हैं आपके पास, 1362 से पहले इस देश में जिन लोगों ने आपको कहा कि आपको बैठने की तमीज़ नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ये वो लोग थे जिनको स्नान करने का भी सलीका नहीं था, किस प्रकार से मूत्र त्याग किया जाए ये भी इनको नहीं पता था। उन्होंने आपके भाग्य का निर्णय किया और आपको बताया कि आप क्या हैं। इस पूरे विश्व में ये भारतवर्ष के साथ दुर्घटना हुई। एक संदर्भ है, अभी खोल देता हूँ। 632 में एक व्यक्ति मरता है, उसके अनुयायी अभियान पर निकलते हैं और भारतवर्ष के दरवाजे पर 712 में आकर आपको दस्तक देता है। 80 वर्ष गुजर गए बीच में। कौन सा प्रेम का दर्शन था और कौन से व्यक्ति के उत्थान की धारणा थी, कौन से विश्व कल्याण की भावना थी, कौन सी कर्मठता थी, कौन सा उनके पास गुण था कि वहाँ से ले कर के जहाँ से वो चले थे लगातार तमाम देश, वो जॉर्डन हो, ये सब यहाँ से संकेत कर दिया और आप बात को पकड़ लीजिए। वे सब के सब अपना सब कुछ छोड़कर उतार कर अपनी निजता को उन्होंने उन सब के सामने समर्पण कर दिया। तो ये क्या विश्व प्रेम की अवधारणा थी क्या? एक संदर्भ। दूसरी बात, जो आत्महीनता का बोध आपको कराया गया निरंतर, तो 1926 में बहुत सी किताबें कोट करने से ये लगता है कि जैसे हमने बहुत पढ़ा है ना। इतना तो पक्का है कि अवध बिहारी जी से कम पढ़ा है और नचिकेता जी से कम पढ़ा है मैंने, इतना तो माने लेता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं। अब श्याम बाबू जी वगैरह ये मित्र हैं, ये कह लेते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बात केवल यहाँ आपसे उठाने की बात कर रहा हूँ। ये जो आत्महीनता हमको स्वयमेव ही लगने लगा कि हम निकृष्ट हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा कौशल नहीं है, कुछ नहीं। अरे 5 वर्ष का बालक है वो नचिकेता, 5 वर्ष का। आप क्या बात करते हैं? वो अपने 60-70 वर्ष के रहे होंगे ऋषि, उनके पिता से, अपने पिता से उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? जगद तृणा, ये जो सूखे तिनकों को खाने वाली गाय हैं, इनको दान के संकल्प में आप रख रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं आप? आप प्रतिभा की बात उठा रहे हैं। तो नचिकेता जी से जब थोड़ी देर हमारा सानिध्य हुआ तो हमने कहा, टैलेंट एक अलग चीज़ है, वो एट्रीब्यूट है, वो आपके व्यक्तित्व का गुण है। बात यहाँ टैलेंट की है। तो हमने जो 1362 आपसे शब्द का सन बताया था, तो 1362 में एक नदी के उस पार निहायत उजड़, आतताई, मूर्ख, जिनके पास कोई भाषा भी नहीं थी, वे लोग रहते थे और सुबह पार कर लाते थे नदी और यहाँ लूट पाट करके चले जाते थे। दैट रिवर वाज वेल्स, वेल्स नदी थी वो। और 1362 के बाद उस व्यक्ति ने फ्रांस और इन पर आक्रमण किए। तो हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं आप? बोले नहीं, हमारी इच्छा है, हम कर रहे हैं। तो ग्रीक, लैटिन और जर्मन और फ्रेंच, इन सब लोगों को घेर करके ले आए यहाँ पर
तो वहाँ के बासिंदों ने कहा कि आप ये क्यों युद्ध कर रहे हैं, हमको रहने दीजिए। तो बोले नहीं, उसने वहाँ पर व्याख्यान दिया, जिस भाषा में उसने समूह को व्याख्यायित किया, संबोधित किया, उसी भाषा को 1 घंटे के पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इसके पहले इंग्लिश लैंग्वेज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसी प्रजाति ने आपको बराबर ये कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको नहीं आता है, आप शौचालय जो है वो खेतों को प्रयोग करते हैं। तो 1926 में कैथरीन मायो, ये ऑस्ट्रेलिया से लेडी आई थी, उसने पूरे भारत के गांवों का सर्वे किया। ये किताब उनको लिंकन को भी पढ़ाई गई थी, चर्चिल ने भी इसको पढ़ा। हैरियट ने जब नावल लिखा अंकल टॉम कैबिन, तो उसमें गुलामी प्रथा के ऊपर है पूरा, उसको लिंकन ने पढ़ा। 1856 में वो नावल पढ़ा, छपा, और 3,24,000 प्रतियां 1 महीने में आपकी बिक गई। और उस ग्रंथ का ट्रांसलेशन हुआ, जिसमें जो कविताएं और गीत लिखे गए वो आपके कानपुर के कवि ने लिखे थे, सनेही जी ने। और कानपुर को गंदा शहर भी कह सकते हैं गुड़गांव वाले या कोई इंग्लैंड वाले, नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जब इंग्लैंड गए हैं तो उस पैलेस में बाथरूम नहीं था पांडे जी, नहाने का 1 हफ्ते तक नहाते नहीं थे। यहाँ पर विषय से अपने को जोड़ देता हूँ, ये भर्त्सना करने का मेरा विषय नहीं है, भर्त्सना नहीं, क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति और उसकी अवधारणा में मिट्टी ही प्रधान है। मिट्टी से बड़ा कोई सत्य नहीं है। अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योममिति भस्म, सर्वगम इदम भस्म एतानि चक्षुंसि भस्मानि तस्माद् वर्तमेतम पशुपाक्ष विमोक्षाय। इतना बड़ा मंत्र कहा। तो मिट्टी से ही ऊर्ध्वतर होकर के निर्मितियां खड़ी करिए और चक्रावर्तित होकर के फिर से उसी मिट्टी में लय हो जाइए। तो प्रतिभिज्ञा कहती है, भगवती अवतरित होती हैं, कहती हैं। तो वो जो विश्वकर्मा की अवधारणा है, उसमें जो शक्ति तत्व है वो भगवती ही है। हमारे यहाँ तो जो नासदी सूक्त का पहला संदर्भ दिया, वो मंत्र वहाँ का नहीं था, नासदी सूक्त का है। तो तात्पर्य कहने का ये कि जो विश्वकर्मा की भूमिका है, ब्रह्मा की या परमात्मा की या ईश्वर की या ब्रह्म की, वो काम कर ही नहीं सकता है अकेले। तो जो नचिकेता जी ने आपको संकेत किया, समूह चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप नहीं कर सकते हैं। बस 20 में ब्याज से एक संकेत जल्दी कर दूंगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा, तो क्योंकि बहुत विस्तार है। विषय को अवध बिहारी जी ने फैला दिया और इस आयु में हमारे लिए उतना श्रम कर पाना, समेटना संभव नहीं है, वरना सारी चीज़ें स्पष्ट की जा सकती हैं। बात यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी पुराण लिखे गए हैं उनका विषय है सृष्टि क्रम। और पूर्व मीमांसा जो है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर वैराग्य हो गया, यहाँ पर जो है वो सन्यासियों ने सब नष्ट कर दिया, न स्वर्ग कामो यजेत, भौतिकवादी दर्शन की यदि स्थापना है। चारवाक तो आप बहुत छोटी सी चीज़ है। भौतिकवादी, भौतिक उन्नति की प्राथमिकता यहाँ भारतवर्ष में है। चारों पुरुषार्थ आपके यहीं पर हैं। आप जिस दिशा में जाना चाहें, तो कर्म भी करना है आपको, श्रम भी करना है, व्यवसाय भी करना है, परंपरा भी है। इसमें एक महीन बात है कि व्यक्ति क्या है। व्यक्ति यदि निर्मिति उसकी ठीक नहीं है तो वो अपनी भूमिका में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो माने सृजन करने के लिए अगर गृहस्थ ही मान लिया जाए, एक कर्म, एक व्यवसाय मान लिया जाए कि हमको गृहस्थी बनानी है, तो जो व्यक्ति है
उसको अपने आप में अपनी मेधा, प्रतिभा, गुण, पालन करता, अनुशासन, इन समस्त गुणों को धारण करके खड़ा होना पड़ेगा, तब पाणी ग्रहण करो, दूसरा लाओ। तो वो जो शक्ति है उसके अंदर विश्वकर्मा की, तो प्रतिविद्या दर्शन कहता है चिति स्वतंत्रा, जो शक्ति है कर्मठता की, कार्य करने की, संकल्प करते हैं आप तो एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। संकल्प आपने किया कि हम ये करेंगे, ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये फैक्ट्री बनाएंगे, लाहौटी जी ने कहा कि हम व्यवसाय में ये करेंगे, तो एक बार निश्चय कर लीजिए, अब खड़े हो जाइए। इसके अंदर जो शक्ति लगेगी, क्रिया शक्ति, वो दूसरी चीज़ है, वो वहीं खड़ा हो गया संकल्पवान अपनी भूमिका में। उसी के अंदर जो व्यापकत्व है शक्ति का, वो उद्भूत हो तो चिति ही स्वतंत्रा, जो वो क्रिया शक्ति है वो स्वतंत्र है अपने आप में। तो क्या करे, विश्व सिद्धि हेतु विश्वकर्मा होने के लिए, सृजन करने के लिए, व्यवसाय को, निर्माण को, उन्नति को, पुरस्सरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संस्तरण के लिए, धीरे धीरे उतर कर आने के लिए, चिति ही स्वतंत्रा, अब वो शक्ति स्वतंत्र है। तो जैसे आपने कहा कि ये 500 रुपये ले लीजिए, आप लखनऊ चले जाइए, ये उस व्यक्ति का संकल्प है, पिता का, उसने 500 रुपये दे दिए। अब आप ही के अंदर स्वेच्छया, तो चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छया स्वभित्तौ उन्मीलयति, अपनी ही इच्छा से, अपने ही उपक्रम से, अपनी ही मेधा से, अपने ही IIT से पढ़े हुए, अपने ही मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, स्वभित्तौ, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा अपने आप ही। विश्व उन्मीलयति, उसके ऊपर ही वो सारे विश्व को उन्मीलन कर देती है, उठा देती है, खड़ा कर देती व्यक्ति की सत्ता में। तो भारतवर्ष के जो वैदिक ऋषि थे, औपनिषदक चिंतन था, पौराणिक चिंतन था, ये तो परवर्ती दर्शन थे सब जितने, इनमें जो व्यक्ति का प्राधान्य था। भारतवर्ष में सबसे बड़ा काम जो दूसरों ने किया, यहाँ के व्यक्ति की जो अपनी सत्ता थी, उसी के स्वाभिमान, उसकी निजता, उसके व्यक्तित्व को कुचला गया, नष्ट किया गया और उसके बोध को आत्महीनता में परिवर्तित कर दिया गया। ये भारतवर्ष में क्रियाकलाप हुआ। आपके बहुत से ग्रंथ हैं, एक संदर्भ जरा आपको सुनाते हैं, देखिए। ये हमको बताइए, आप लोगों से अगर अभिमत माने कि इतना झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हैं ट्रंप जी टैरिफ को लेकर के। भाई भारतवर्ष ही ले लें, छुट्टी करें अपना, आप रहो तो यहाँ सीवर ठीक कराएंगे क्या? फिर यहाँ पर जो गंगा का बाढ़ है तो यहाँ पैकेट बांटेंगे क्या? तो न, अब ध्यान दीजिए आप, बहुत पहले, कई शताब्दियों पहले ये अवधारणा थी कि हम देश पर आधिपत्य करें, स्वामित्व करें अपने आप में। ये हुआ कि ये सबसे बड़ा झंझट कहाँ थे, तो 1 मई 1775, जिसको साम्यवादियों ने कहा ये हमारा दिन है, मजबूर दिवस, श्याम बाबू जी, ये उनका दिवस नहीं है। 1775 में बर्लिन यूनिवर्सिटी में बेजहाफ नाम का विचारक था, उसने अपने 5 छात्रों के साथ एक कमेटी बनाई और कहा कि यह जो मत है अंग्रेज़ों का, ये पाखंड जो है, इसके विरुद्ध हम खड़े होंगे। तो बोले क्या करें? तो बोले जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्य था, इन्वेस्ट करने की ताकत थी जिनके पास, उनको एकत्र करो और बुलाओ और कहो ये तुम कहाँ इन सब झंझटों में पड़े हो, धन को एकत्र करो और आप इस एकत्रीकृत धन को सत्ताओं में इन्वेस्ट करिए आप। तो उस समय के बहुत से देशों के राजाओं को सोना देना और सिक्के देना
ये काम किया। अब आपको यही प्रमाण दे दे रहा हूँ। भारतवर्ष में एक नाम लाहौटी जी को भी पता है और नचिकेता जी, जेपी मॉर्गन आपने नाम सुना होगा, बैंक है जेपी मॉर्गन, बड़ा अच्छा भी लग रहा है भारतवर्ष को भी सबको। ना 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 ना, ये 200-300 साल से कथा चल रही 1775 से। उन 10, 20, 50 से 100 लोगों ने ये संकल्प किया कि सारे विश्व की संस्कृतियों, उनके गुणों, उनके पारंपरिक अपने जो टैलेंट थे, उन सबको अपने आधिपत्य में लेकर के हम ही राज्य करेंगे। ये अवधारणा बनी। तो पारंपरिक जो व्यवसाय था उसके पीछे जो टैलेंट शब्द लगा है, अभी नचिकेता जी से जब बात हो रही थी तो टैलेंट बिल्कुल हल्की अलग चीज़ है। लता मंगेशकर टैलेंट है, वो व्यवसाय नहीं हो सकता, वो तो उन्हीं को मिला और किसी को नहीं। दधीच व्यवसाय नहीं हो सकता है, वो उसका टैलेंट है, वो प्रकृत्या ईश्वर प्रदत्त है उसके पास। लेकिन सामान्यीकृत व्यावहारिक रूप में समाज संकलन के लिए, परिवार संकलन के लिए ये अनिवार्य होगा कि हमको एक धरातल पर उन आवश्यकताओं को स्थापित किया जाए, उनसे जुड़े हुए उपक्रम जिनमें वो पुरुषार्थ का जो चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धियां अलग अलग उनको क्षेत्रों में मिल जाएं। अब श्याम बाबू जी ने पूरे जीवन अध्यापन किया, हमसे भी जो बन पड़ा हम भी अध्यापन करते रहे। अब हमसे कोई कहे कि आपको 1 बाल्टी के हम 50 रुपए देंगे और वहाँ से यहाँ तक आ करके 50 बाल्टी आप पानी सीढ़ियों से चढ़ा दीजिए, तो हम नहीं चढ़ा सकते हैं। बूढ़े हो गए ऐसा नहीं है, वो हमारा अभ्यास नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं बनी, हमारी मनश्चेष्टा नहीं बनी। ठीक इसी प्रकार से जो पारंपरिक व्यवसाय है उसका एक मनोविज्ञान बनता है। वो 2.5 वर्ष का जो बालक है वो देख रहा है चक्का चला रहा कुंभकार, ये भले ही इस समय कुंभ उसे नहीं बन रहा हो, वो 2 वर्ष का बालक है वो देख रहा है कि पिता पत्तल गूंथ रहा है, वहाँ से उसका मनोविज्ञान है। वो देख रहा है कि माता जो है वो डेलिया बिनती चली जा रही है, वो 2 बजे, तो उसका मनोविज्ञान बनता है। और उसी मनोविज्ञान के बनने से उसमें चेष्टा आती है। तभी पिता ने रोक दिया, अरे तुम ये तीली कैसी गलत लगा रहे हो। तो ठीक इसी प्रकार से परंपरा में व्यवसाय का तात्पर्य जीविका या धनार्जन हो सकता है, लेकिन आप जीवन के प्रत्येक कृत्य को आप मानिए कि व्यवसाय है। वो 10 वर्ष की लड़की को भी माता कहती देखो ऐसे लोई करो, देखती देखती अभ्यास। तो मनोविज्ञान भारतवर्ष के पारंपरिक इस व्यक्ति से उठकर परिवार, परिवार से उठकर गृहस्थी, गृहस्थी से उठकर जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन से धन संचय, धन संचय से भविष्य का संरक्षण, भविष्य के संरक्षण के साथ संततियों का भविष्य, ये जो मनोविज्ञान का चक्र पूरे भारतवर्ष की संस्कृति में था, उसके सर्वनाश की पूरी योजना उस समय ये सब बन चुकी थी। तब उन्होंने कहा आधिपत्य करने की जरूरत नहीं है, धन के द्वारा इनको नियंत्रित करते चले जाओ। और उसी परंपरा में ये जेपी मॉर्गन भी एक हैं, रॉथशील्ड भी थे, ये भी थे। तो आज भी सारी वैश्विक चेतना जिसे कहते हैं, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहने लगे, भूमंडलीकरण कहने लगे, वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग अवध बिहारी जी ने किया था। वसुधा पर हम तब बहुत बाद में जाते हैं। हम पहले व्यक्ति गोद में जो आया, गोद में, तो एक आख्यान है, बहुत देर अब नहीं लेंगे, जब आप हमें टोक देंगे हम बंद कर देंगे। गोद में पार्वती बैठी हुई है एक जगह पर, और उसकी गोद में एक बालक बैठा है। तो माताएं जो हैं, इन सबको ये सौभाग्य मिला है जिनको संतति उत्पन्न हुई, तो पालथी मार करके अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। तो बार बार पकड़ती है, बच्चा ऐसे उछलकर फिर आगे जा रहा है।
ये रूपक है, दृष्टांत है। ये वस्तुतः ऊर्ध्वतर होकर ईश्वर के सन्निकट चलने की जो प्रक्रिया भारतीय दर्शन की पुरुषार्थ के द्वारा, श्रम के द्वारा, उद्यम के द्वारा, परंपरागत व्यवसाय के द्वारा था, उसका लक्ष्य क्या है, इसका एक रूपक वर्णन है शास्त्रों में। तो पार्वती की गोद में जो बालक है वो विश्व है, और सामने 2-4 खिलौने हैं, वो भौतिक संपदा है। तो बालक ऐसे उछल कर उसको पकड़ने की जा रहा है, स्वामित्व। तो पार्वती ने उस संपूर्ण संपदा को उसी के लिए रखा है, खेलने के ही लिए रखा है, पुरुषार्थ के ही लिए रखा है। लेकिन पार्वती ये भी चाहती है कि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, वो जो ऊपर बैठा है बगल में, मैं उससे तुम्हारा परिचय करा दूं। तो सूर्य हमारे यहाँ ऊर्जा का स्रोत है। पंच जो हमारे यहाँ तत्व हुए वो हमारे ऊर्जा के स्रोत हुए। तो ये बात प्रश्न की जाती है, और आप लोग सब विद्वान हैं, बड़ा सुनते हैं, कथाओं में भी सुनते हैं। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवे नीले। तो बम्बई में महाराज अखंडानंद जी के सानिध्य में थे, तो महाराज जी इसका अर्थ नहीं निकलता है, खुलता नहीं है इसका अर्थ। तो बोले कभी नहीं खुलेगा। तो ये हुआ क्यों? गुरुदेव भी बनारस में बोले ये नहीं खुलेगा। तो क्यों? बोले अनुभूत हो जाएगा जब हो जाए। क्या? बोले बाहर निकले थे तो धूल उड़ रही थी। जरा पकड़िएगा बात को। आप बताएं, क्या धूल अपने आप उड़ सकती है क्या? जब तक धूल में वायु नहीं प्रविष्ट होगा तो धूल उठ कैसे सकती है? ठीक इसी प्रकार से हम आप देखते हैं, बोले बादल उड़ रहे हैं, बादलों में सामर्थ्य कहाँ है कि वो उड़ जाएंगे? उसमें जब वायु प्रविष्ट होता है तब वो उड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो प्राण है, जो वायु है, वो व्यक्ति में उठता है, वही ऊर्जावान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है, कर्मठ बनाता है, आलसी बनाता है, प्रमादी बनाता है। तो पारंपरिक व्यवसाय में और संयुक्त परिवार में मूल विषय पर आ जाइए। इस दर्शन को अवतरित करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ बालक उठा तो पार्वती उसे बार बार खींच के ऐसे कर लेती है। तो पार्वती चाहते हैं कि ये गर्दन अगर ऐसे हमारी तरफ कह दे तो हम बता दें कि ये तुम्हारा परम पिता है। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या, भारतीय सामर्थ्य, भारतीय व्यवसाय, भारतीय उद्यम, भारतीय धनार्जन, भारतीय लोभ, भारतीय संग्रह, समस्त सब कुछ, ये सब कुछ धारण करने के लिए भी कहा गया, और कहा गया उत्सर्ग भी कर दीजिए। तो संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो करता क्या है? पांडे जी को भी अनुभव होगा, और अब तो बालकृष्ण जी भी मुखिया हो गए अपने परिवार के। क्या? उसकी 3 शर्तें हैं संयुक्त परिवार में। उत्सर्ग, उसका अपना कुछ नहीं है, वो सब का है, जितने हैं उस सभी का है, उसको सब को दे देना है, कहने को वो मालिक है। उत्सर्ग। तीसरा, संयुक्त परिवार में सहन शक्ति। हमारे परिवारों की सहन शक्ति नष्ट हो गई, हम सहन ही नहीं कर सकते हैं। और तीसरी है स्वीकृति। संयुक्त परिवार की ये 3 आधारशिलाएं हैं। जो हमारे बगल में है उसको हम स्वीकार करें, उसके व्यक्तित्व के प्रति आदर और स्वीकृति नहीं है तो संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। ठीक इसी तरह उद्योग में आ जाइए, काहू कोठी में हो चाहे जनरलगंज में हो, आपके अगर 4 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर्स के प्रति आपके मन में वही स्वीकृति होनी चाहिए, वही आत्मीयता होनी चाहिए, आपके प्रति उतना ही विश्वसनीयता होनी चाहिए। नहीं तो परंपरागत जो व्यवसाय है वो चल नहीं सकता। तो नचिकेता जी की भाषा में कहें, स्ट्रेटजी या समूह या कर्मठ लोग, ये सब उसके नाम ही हैं अपने आप में। तो मित्रों, भारतवर्ष गंगा और यमुना के बीच की जमीन का जो भौगोलिक स्वरूप है, ग्रंथों में जो लोग ज्योग्राफी के अध्येता होते हैं
मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। एक विश्व के किसी भी भूमंडल के किसी भी अंश में यह जो भाग है गंगा और यमुना के बीच का, ये कहीं ऐसा भूखंड बता दीजिए तो हमें बता दें। और इसीलिए इसी भूखंड में, इसी धरातल पर ऊर्जा का स्रोत लेकर के ही अवतरण होता रहा है। तो उनको हम आप नाम राम कृष्ण इत्यादि कह सकते हैं ना। वो कर्तृत्व लेकर के वो ऊर्जा अवतरित होती रही और वही ऊर्जा सारी इच्छा शक्ति लेकर साकी सक्रियता के द्वारा उत्थान भी करती रही है। तो हमारा पारंपरिक व्यवसाय, उनके नाम हमारे नचिकेता जी ने सब गिनाए, वे आज भी हैं। उनके स्वरूप, विकल्प, उपकरण, जिन्हें आप शरीर में इंद्रियां कहते हैं, वही से यहाँ पर उपकरण हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अंतिम बात एक कह दूं और वो अवध बिहारी जी उससे प्रफुल्ल होंगे। हिरण्यकशिपु नाम जो है वो क्या है? कशिपु माने होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कशिपु मंडल, इस जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर। हम वहाँ की बात कर रहे हैं जिसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सोने का ही था, ऐसा वो हिरण्यकशिपु। तो उन लोगों को जान लेना चाहिए जो वेल्स नदी के उस पार असभ्य थे और हमको बता रहे थे कि आपको पता नहीं। और 632 के बाद जिसने हमारे दरवाजे पर आक्रमण के रूप में दस्तक दी थी, उनको भी जान लेना चाहिए कि तमीज़ और सलीका, अदब और बेअदबी जो भारतवर्ष को पता थी, वो विश्व की किसी प्रजाति में नहीं पता थी। इन शब्दों के साथ विजय पांडे जी का बहुत आभारी हूँ। उनका बड़ा हमारे ऊपर कृपा भाव रहता है। लाहौटी जी के प्रति भी बहुत आभार। मेरे पिताजी इनके बाबा जी के साथ, इनके पिताजी के साथ 55 वर्ष तक रहे। तो उस परंपरा से मैं मान लेता हूँ कि जैसे उन लोगों का सानिध्य, तो इनका भी हमारे प्रति उतना ही ममत्व। तो ये परंपरागत 3 शब्दों के साथ कुछ अन्यथा हमने कह दिया हो तो चूंकि बोलने की नौकरी रही है इसलिए वो आदत खराब है, तो आप हमें क्षमा करें। धन्यवाद। हो गया ना सर? बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब। अब जो है गोष्ठी के मध्य में हम लोगों का अलंकरण समारोह हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले हमारे बीच में श्री विश्वनाथ कनौड़िया जी उपस्थित हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा, पर छोटा सा एक परिचय उनका दे दिया जाए। श्री विश्वनाथ कनौड़िया जी कनौड़िया परिवार के वरिष्ठतम सदस्य हैं, जिनकी 5 पीढ़ियाँ पिछले लगभग 100 वर्षों से साथ पली बढ़ी हैं। आज उनके परिवार में कानपुर में 100 से अधिक सदस्य हैं। सुख दुख में एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके परिवार की उपस्थिति शहर की एक मिसाल है। विश्वनाथ जी स्वयं उच्च शिक्षित हैं एवं कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं जुड़े हैं। वर्तमान में कानपुर गौशाला समिति के मंत्री पद पर सुशोभित हैं, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं डिफेंस लॉजिस्टिक का पुराना एवं इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस है। इनका जयपुर में स्टील स्कार्ड यार्ड और कोल्ड स्टोरेज का भी व्यवसाय है। इनके 2 पुत्र श्री राजेश एवं अमित अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं। इनके 2 पौत्र एवं पौत्री अमेरिका में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा पौत्र कुशाग्र जयप्रिया ऑल इंडिया ISC सेकेंड रैंक के होल्डर रहा है। वह जयपुरिया स्कूल के टॉप 50 अलुमनाई का यंगेस्ट अचीवर है। इनके परिवार को जयपुरिया स्कूल से हाईएस्ट स्टूडेंट फॉर्म सिंगल फैमिली का रिकग्नाइजेशन भी मिला है। इनकी सबसे पुरानी फर्म कृष्णदास भागीरथ मल चीनी व्यवसाय में BIC की सोल सेलिंग एजेंट थी। लला मुरारी लाल जी एवं पुत्रों के इनके पश्चात फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ट्रेडिंग, एल्युमिनियम फैक्ट्री, फ्लोर मिल, डिफेंस आदि काम किया। विजय शंकर जी और कुमार और मुरारी लाल जी पेट्रोलियम केमिकल ट्रेडिंग बड़ा काम कर रहे हैं। जगमोहन लाल एंड कंपनी भी फर्टिलाइजर काम, डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रही है। अगली पीढ़ियों में ध्वजबालक रमेश चंद, स्वर्गीय श्री कृष्णदास जी, उनके 7 अन्य भाई बहन हैं। चौथी पीढ़ी में आनंद एवं 15 भाई बहन। 5वीं पीढ़ी में वेदांत एवं अन्य 14 भाई बहन। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में सफल सांस्कृतिक स्वजन है। मैं आपकी धर्मपत्नी भाभी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी मंच पर आएँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी जी के आए भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। आइए। मैं अनुरोध करूँगा, आप आइए, नचिकेता जी और दीक्षित जी आपका सम्मान करिए।
और आशीर्वाद दीजिए आपको। हमारे बीच में ये रणजीत सिंह जी संतालिया जी हैं। आप जो हैं हस्तशिल्प पर प्रशिक्षण और कई भाषाओं ज्ञान भी है आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप शिवालय के रहने वाले हैं और पंडित बद्रीनारायण तिवारी जी के अभिन्न सहयोगी रहे हैं। इनको राम लक्ष्मण जोड़ी कहा जाता था। ऐसा कोई भी देश का राजनेता या गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसकी मूर्ति इन्होंने न बनाई हो। और अभी अभी आपका नाम जो है पद्म श्री के लिए हमारे कानपुर के डीएम महोदय ने सरकार को भेजा है। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। आइए रणजीत सिंह जी। इन्होंने मर्चेंट चैम्बर की, प्रधानमंत्री की और जेके मंदिर की सबकी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, बहुत सुंदर। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मनसा प्रसाद वर्मा जी को। मनसा प्रसाद वर्मा जी देखिए 1910 से कानपुर में आए हैं, बनारस से। और इनकी फर्म का नाम है गणेश प्रसाद राम जीवन। कावकोठी में हैं ये और चांदी पे कलाकारी करते हैं, चांदी के ऊपर। इन्होंने यहाँ परमठ से मंदिर से लेके जेके मंदिर, जितने मंदिर हैं, हजारों मंदिरों में इन्होंने जो है 110 वर्षों में चांदी काम किया है। चाहे शिवलिंग का हो, चाहे मंदिर के गेट हों, सब पे चांदी चढ़ाना इनका काम है। ये इनकी प्रारंभिक परंपरा है। चौथी पीढ़ी काम है, चौथी पीढ़ी इनकी है। आपने कानपुर का मक्खन बहुत खाया होगा, बनारसी मक्खन वाले कमल बनारसी। आप आगे आइए, कहाँ पीछे बैठे हैं। इन्होंने भी कावकोठी से व्यवसाय शुरू किया, इनके बाबा ने, पड़बाबा ने, और उनका नाम था बेनी माधव मक्खन वाले। आप याद होगा, बहुत बहुत बड़ी कढ़ाई मक्खन ले घुमा करते थे। ये उनकी चौथी पीढ़ी है। तो और इनके अब आज इनका लड़का जो बच्चा जो है वो गर्मी में बनाता है मक्खन, गर्मी में, ठंडी में नहीं, गर्मी में बना देता है। और दुबई से लेके सिंगापुर, बम्बई,
बेंगलोर सब जगह मक्खन बनाया जाता है, वो बहुत डिमांड है उसकी मक्खन की। और मक्खन का शुरू करने वाले कानपुर शहर में यही हैं, ये पारंपरिक व्यवसाय करने वाले हैं। हमारे बीच में हैं श्री शेर मोहम्मद जी। आप देखा होगा कि हमारी घर की बहुएं, बेटियां, माताएं जो हैं कंगन पहनती हैं और जेवर पहनती हैं, उसमें लाख का काम करने वाले आप हैं। आप भी काऊ कोठी में हैं, समझ लीजिए सारे परंपरागत व्यवसाय जो हैं काऊ कोठी में हो रहे हैं। सब कुछ शुरू वहीं हुआ है। तो आप कानपुर आप में चौथी पीढ़ी लाख में कंगन, चूड़ी और मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोने की चूड़ी में भी लाख भरते हैं आप। A&B सन्स बैंगल्स के नाम से बिहार रोड के पीछे वाली गली में आपका काम है।